नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए ये डे वाइज सीरीज हमने स्टार्ट की है और इसका डे 1 का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। हिंदी से शुरुआत हुई है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि पूरे वीडियो में आप हिंदी ही देखें। कुछ जीएस का पोर्शन हो सकता है या सिलेबस के जो बाकी सेगमेंट है वो भी हो सकते हैं। तो मॉड्यूल मिक्स रहेगा, मतलब इसमें सारी चीज़ें मिक्सचर के रूप में आपको दी जाएंगी, जैसा कि आपका एग्जाम का सिलेबस। तो देखिए संधि की परिभाषा, और आप इससे अवगत भी होंगे। संधि की परिभाषा का मतलब क्या है, संधि क्या है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। संधि का मतलब होता है मेल करना या फिर जोड़ना। तो हम दो वर्णों को आपस में जोड़ते हैं और कोई तीसरा वर्ण या कोई तीसरा शब्द उससे बनकर सामने आता है। वर्णों का मूल स्वरूप खत्म हो जाता है, उनका मूल अस्तित्व समाप्त हो जाता है और एक नए ही शब्द की रचना होती है। मतलब क्या है कि दोनों में विकृति आ गई। जैसे आप विज्ञान में पढ़ते हैं ना, भौतिक विज्ञान में, कि किसी वस्तु पर अगर आप बाह्य बल आरोपित करते हैं, बाहर से बल आरोपित करते हैं, तो भले ही वो वस्तु अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करे, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ स्ट्रेन यानी जो विकृति है वो पैदा हो जाती है। ठीक है, और वो विकृति जो है वो वस्तु की शक्ल को परिवर्तित कर देती है, खराब भी कर सकती है, अच्छा भी कर सकती है, दोनों हो सकता है। तो संधि के साथ भी वही। अब यहाँ देखिए, इसका दूसरा अर्थ और तीसरा अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परिभाषा एक ही है। संधि विच्छेद की परिभाषा जान लीजिए। तो विच्छेद मतलब होता है तोड़ना। तो आप शब्दों को तोड़ेंगे, मतलब जैसे आपने जोड़ा था उसी का रिवर्सिबल प्रोसेस कर दीजिए। यानी वर्ण को आपने जोड़ा तो एक नया शब्द बना। अब शब्द को अगर आप तोड़ देंगे तो दो वर्ण में जैसे पहले वो था वैसे ही हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह से है, मतलब इसमें आप दोनों तरफ से काम कर सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से आप हिम धन आलय को जोड़कर हिमालय बना सकते हैं, वैसे ही हिमालय को तोड़कर हिम और आलय में वापस विभक्त कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ दी हुई है आपको समझाने के लिए कि जैसे जोड़ा इसमें गया है तो दो शब्द हैं। हिम मतलब होता है बर्फ और आलय मतलब होता है घर। तो बर्फ का निवास या बर्फ का घर यानी हिमालय, ये संधि हो गई। और जैसे अत्यधिक शब्द है, तो अत्यधिक एक मूल शब्द है। अब इसको आपको तोड़ना है, इसका विग्रह करना है या विच्छेद करना, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो आपने क्या किया, इसको दो शब्दों में तोड़ा, तो ये हो गया अतिधन अधिक यानी अत्यधिक। तो ये आपका जो प्रक्रिया आपने इसमें दोहराई है या प्रक्रिया इसमें अप्लाई की है वो क्या है, संधि विच्छेद है। ये सीधी चीज़ें थी। अब असली काम यहाँ से शुरू होता है। संधि के भेद आपको देखने होंगे और संधि के मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं। ठीक, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन खुश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके भी बहुत सारे बाल बच्चे हैं, यानी इसका परिवार लंबा है। तो पहले हम स्वर संधि को देखेंगे। स्वर संधि देखिए, इसमें नाम से आप पकड़िएगा, स्वरों की वजह से यहाँ विकार उत्पन्न होता है। मतलब दो स्वरों को आपने क्या किया, जोड़ा, और उसकी वजह से उनके अंदर जो विकार उत्पन्न हुआ उससे मतलब संधि जो वहाँ सामने आई उसको हम कहेंगे स्वर संधि। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। विद्या और अर्थी को आपने जोड़ दिया। यहाँ अर्थी मतलब वो लाश वाली अर्थी की बात नहीं हो रही है। अर्थी मतलब जो इच्छा रखता हो, उपार्जन करने की इच्छा रखता हो या फिर उसके लिए विनत हो। तो विद्या के लिए विनत हो या विद्या के लिए इच्छुक हो तो उसको कहेंगे विद्यार्थी। फिलहाल सूर्योदय, अब यहाँ पे देखिए इसका संधि विग्रह किया जाए तो सूर्यधन उदय आ जाएगा, सूर्य का उदय यानी सूर्योदय। ये सब स्वर संधि के उदाहरण हैं। अभी देखेंगे इसके प्रकार। मुनिधन इंद्र, मुनीन्द्र, कविधन ईश्वर, कवीश्वर। तो ये तो हमने एग्जाम्पल देखा और इसमें ये देखने में आ रहा है कि बहुत तरह के रंग बिरंगे वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं। तो इनको जोड़ेंगे किस नियम से, तो यहाँ इसके 5 प्रकार हैं। मतलब स्वर संधि के 5 बेटे हैं या आप 5 बेटियां भी कह सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। और दीर्घ संधि है इसमें। देखिए स्वर संधि में पहला जो प्रकार है वो क्या है, दीर्घ संधि है। दूसरा आपका गुण संधि है। तीसरा है वृद्धि संधि। उसके बाद ये यण संधि है, इस पर से उड़नतुरा को गायब कर दीजिए, यण संधि है। और अयादि संधि है, द पे छोटी ई की मात्रा रहेगी। चलिए दीर्घ संधि को देखिए, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि। अब देखिए नियम ये कहता है कि दो जो स्वर हैं वो आपस में मिल रहे हैं और उसका दीर्घ उच्चारण हो रहा है। दीर्घ का मतलब क्या, आप दबा कर उच्चारण कर रहे हैं, मतलब थोड़ा जोर देकर उच्चारण कर रहे हैं। जैसे आप छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण करते हैं ना, तो छोटा ऊ आप जल्दी से बोलेंगे और बड़ा ऊ बोलना रहेगा तो थोड़ा सा जोर देकर बोलेंगे। तो वही दीर्घ उच्चारण का जहाँ पे आभास हो अंतिम तौर पे, तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे आप इसका नियम भी देखिएगा, अ आ ई मतलब ई। अब देखिए यहाँ पर जो बड़ी ई है उसको हमने थोड़ा सा ई यानी जोर देकर बोला। तो उ और री, इसके बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाएं तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और री हो जाते हैं। अच्छा, अब समस्या ये है कि ये जो री आप देख रहे हैं इसका कोई छोटा बड़ा रूप
फिलहाल मौजूद नहीं है। पहले था, हिंदी वर्णमाला जब पुरानी वाली चलती थी ना, अ दूसरे ढंग से लिखा जाता था, झ दूसरे ढंग से लिखा जाता था। पुरानी किताबों को देखिएगा, आज से 30-40 साल पुरानी, या थोड़ी और पुरानी रहे तो और अच्छा है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अ जो है वो आज जैसा बनता है वैसा नहीं बनता था। तो फिलहाल ये जानकारी की बात है। और री भी ऐसे नहीं लिखा जाता था, जैसे बड़ा री है तो उसमें एक ठे और ऐसे ट का मिक्सचर रहता था, मतलब नीचे एक ट जैसा और लटकता था, तो इसको हम समझ जाते थे कि अब जोर देकर बोलना है, री। और जो ये सिंपल है, इसको अगर आप हटा दें तो ये छोटा वाला हो जाता था, तो इसको हम लोग जल्दी से बोलते थे, ह्रस्व उच्चारण करते थे, तो री बोलते थे। लेकिन अभी जो नई वर्णमाला आई है हिंदी की, मतलब नया हाल फिलहाल का संशोधन हुआ है, तो उसमें एक ही री बच गया है। तो कुल मिलाकर दीर्घ उच्चारण अंतिम तौर पे होगा। अब यहाँ तालिका को आप देखिए, इसमें किस प्रकार से दीर्घ उच्चारण को दर्शाया गया। जैसे मान लीजिए कि अ और अ का मेल हो रहा है, अ और अ दोनों, मतलब अ जो है वो क्या है, स्वर है, तो मेल होगा तो इसका दीर्घ उच्चारण हो जाएगा, ये हो जाएगा आ। जैसे अत्र धन अभाव, अब अत्र अ का उच्चारण हुआ, ठीक है, त्र के साथ आपने अ का मतलब स्वर का उच्चारण किया। और अभाव में देखिए पहला वर्ण ही आपका अ है, तो अ में अ का मेल हुआ तो क्या हो गया, आ हो गया, यानी अत्र अभाव। वैसे ही कोण धन अर्क, कोणार्क हो जाएगा। कोण, अ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ स्वर निकलेगा आपके मुंह से, मतलब अ का उसमें से उच्चारण निकलेगा। अगला नियम आपको बता रहा है कि आ में अगर अ जुड़े तब क्या होगा, तब भी दीर्घ होगा। अंतिम परिणाम दीर्घ होना ही है, क्योंकि हम लोग दीर्घ संधि को देख रहे हैं, ठीक है, दीर्घ उच्चारण हमें करना ही पड़ेगा। जैसे विद्याधन अर्थी, विद्या आ का उच्चारण हो रहा है, और अर्थी में पहला वर्ण आपका अ है, तो बना क्या, विद्यार्थी। वैसे ही लज्जा धन अभाव, सेम नियम लगेगा, लज्जा भाव हो जाएगा। अब यहाँ छोटी ई बड़ी ई को देखिए, तो छोटी ई में छोटी ई का अगर मेल करेंगे, मतलब संधि करेंगे, तो बड़ी ई प्राप्त होगी। जैसे गिरिधन इंद्र, अब र पे आप देखिए छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ इंद्र में पहला जो वर्ण है वो क्या है, छोटी ई है, जोड़ देंगे तो बन जाएगा गिरीन्द्र, र पे बड़ी की मात्रा हो गई। वैसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल करेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे भानु धन उदय, अब न पे छोटे ऊ की मात्रा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और उदय में जो पहला वर्ण है वो ऊ है, छोटा ऊ है, तो छोटे ऊ में छोटा ऊ जुड़ा तो बड़ा ऊ बन गया। यानी न जब आप लिखिएगा, भानुदय करेंगे इसको, तो न पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, यहाँ आप देखिए। वैसे ही छोटी ई में अगर बड़ी ई जुड़ जाए तब क्या होगा, तो बड़ी ई प्राप्त होगी। अंतिम जो रिजल्टेंट है, परिणामी आपका है, वो दीर्घ ही प्राप्त होगा, मतलब दबाकर उच्चारण आपको करना पड़ेगा। तो गिरिधन ईश, गिरि और इंद्र को जोड़ा तब तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ समस्या ये है कि जो दूसरा शब्द है, पहला वाला तो ठीक है कि र पे छोटी की मात्रा है, लेकिन दूसरे वाले में पहला वर्ण आपका ई है, बड़ी ई है, तो ऐसे में इसका जो रिजल्टेंट है वो बड़ी ई ही प्राप्त होगा, यानी ये हो जाएगा गिरीश। और देख लीजिए ऊ और ऊ, मतलब बड़ा ऊ और छोटा ऊ, तो इसका भी जो रिजल्टेंट है वो बड़ा ऊ प्राप्त होगा। दीर्घ उच्चारण अंतिम में प्राप्त होना ही है, ये आराम से आप याद रख सकते हैं, मतलब ट्रिक समझ सकते हैं इसको। अब यहाँ देखिए स्वयंभू धन उदय, तो ये क्या हो जाएगा, स्वयंभूदय हो जाएगा। यहाँ भ पे आप देख रहे हैं बड़े ऊ की मात्रा है। अच्छा, अब नीचे वाली टेबल को देख लीजिए, अ में अगर आ जोड़ दें तब क्या होगा, तो भी आ प्राप्त होगा, और आ में अगर आ जोड़ेंगे तब तो आ मिलना ही मिलना है, तब और तो कुछ मिल नहीं सकता। तो इस हिसाब से अगर बनेगा तो शिवधन आलय बराबर शिवालय हो जाएगा, हिमधन आलय बराबर हिमालय हो जाएगा, भोजन धन आलय बराबर भोजनालय हो जाएगा, वाचन धन आलय बराबर वाचनालय हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए आ में आ अगर जोड़ देंगे तो जैसे विद्याधन आलय, ठीक है। अब विद्या आ की मात्रा है और आलय में पहला वर्ण आपका आ ही है, दोनों को जोड़ा तो भी हमें आ ही प्राप्त हुआ, तो विद्यालय हो गया। वैसे ही महाआशय, मतलब महाधनाशय, तो महा में ह पे आ की मात्रा है, तो आ की मतलब आ का यहाँ पे समावेश है, और साथ में आशय है, तो आशय में पहला वर्ण ही आपका आ है, आ में आ जोड़ा तो आ बना, मतलब महाशय हो गया। महान हो जिसका आशय वो है महाशय। अब देखिए बड़ी ई में बड़ी ई जोड़ेंगे तो बड़ी ई प्राप्त होगा, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है, सबसे सरल प्रकार है ये संधि का। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने गुण संधि को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि हम दीर्घ संधि को कंप्लीट कर चुके हैं। गुण संधि में क्या है, ये स्वर संधि का ही पुत्र है, और इसके अंदर विशेषता यह है, नियम ये बताता है कि अ या आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई, या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर री आता है, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। अर मतलब र पे थोड़ा सा हलंत लगाकर बोलेंगे। अच्छा, आप देखिए इसका नियम क्या कहता है। नियम ये बताता है कि अ में अगर छोटी ई जोड़िएगा तो आपको ए प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पे देव में अगर आपने इंद्र जोड़ा तो बना देवेंद्र, यहाँ पे ए की मात्रा होगी। वैसे ही अ में अगर ई जोड़ेंगे, जैसे देखिए देव, अ का उच्चारण हो रहा है, और उसमें हम बड़ी ई जोड़ते हैं, यानी ईश। ईश में देखिए जो बड़ी पहली ई है, मतलब पहला वर्ण है वो बड़ी ई है, तो अ में बड़ी ई जुड़ी तो तब भी ए ही प्राप्त होगा, तो बन जाएगा देवेश। देवेश किसको कहते हैं, इंद्र भगवान को कहते हैं। इसके बाद आप देखिए अगले वाले को, तो आ में अगर ई जोड़ेंगे, मतलब आ में आप छोटी ई जोड़ रहे हैं तो भी आपको ए प्राप्त होगा, महाधनिंद्र बराबर महेंद्र। वैसे ही अब देखिए अ में ऊ जोड़ रहे हैं, छोटा ऊ जोड़ रहे हैं तो ओ प्राप्त होगा। चंद्रधन उदय, चंद्र
अ का उच्चारण हो रहा है ना अंत में, और उदय, उदय में पहला जो वर्ण है वो क्या है, छोटा ऊ है, तो अ में ऊ जुड़ेगा तो ओ प्राप्त होगा। तो अंतिम मात्रा किसकी लगेगी, ओ की लगेगी, चंद्रोदय। वैसे ही अ में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो ओ प्राप्त होगा। अब यहाँ भी वही चीज़ है, सेम दोनों का मतलब बड़ा ऊ जोड़िए चाहे छोटा ऊ जोड़िए मिलेगा ओ। तो यहाँ समुद्रधन ऊर्मी, ऊर्मी में बड़ा ऊ है, ऊर्मी मतलब होता क्या है, लहरें। अब यहाँ देखिए समुद्र, समुद्र अ का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे आपका वर्ण जो है वो अ है, और ऊर्मी में जो पहला वर्ण है वो क्या है, बड़ा ऊ है। अ में अगर बड़ा ऊ जुड़ेगा तो ओ प्राप्त हो जाएगा, तो बन जाएगा समुद्रोर्मी। यहाँ देखिए कैसे लिखा है, ठीक है। और नियम देखिए, आ में अगर छोटा ऊ जुड़ता है तो भी ओ प्राप्त होगा, और आ में अगर बड़ा ऊ जुड़ता है तो भी ओ प्राप्त होगा। जैसे महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो गया, और गंगाधन ऊर्मी बराबर गंगोर्मी हो गया, दोनों में ओ ही आएगा अंतिम तौर पर। अच्छा, अब अ में अगर री जुड़ता है तो अर प्राप्त होगा, और आ में अगर री जुड़ेगा तो भी अर प्राप्त होगा। जैसे देव में अगर ऋषि जोड़ दे, देव अ का उच्चारण हो रहा है और ऋषि में पहला जो वर्ण है वो क्या है, री है, तो बन गया देवर्षि। वैसे ही महा में महा आ की मात्रा है यहाँ पे अंतिम में, तो इसका जो वर्ण है वो यहाँ से हमें मिला आ, और यहाँ पे पहला जो वर्ण है वो क्या है, री है। आ में री जोड़ा तो भी अर प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए महर्षि, अर का उच्चारण हो रहा है ना, तो इस हिसाब से हम जोड़ेंगे। ये आपका गुण स्वर संधि था। अब इसके बाद वृद्धि को देखते हैं। वृद्धि में नियम आपको बता रहा है कि अ या आ के बाद यदि ए या ए आता है, ए या ए आता है, तो दोनों के स्थान में ए या ओ आए तो दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। उम्मीद है कि आपको कम समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सूत्र देखिए, ये नियम जो है ना ये आपको परेशान कर सकता है। अगर इसको आप रटने के चक्कर में पड़े तो आप सिर्फ पूरा समय इसी को देंगे। उदाहरण देखिए और सूत्र समझिए, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो और उतना ही आपको इसमें हिंदी का काम भी है, मतलब हिंदी के उन्हीं चीज़ों को आपको देखना है जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो, बाकी पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं। तो अ में अगर ए जोड़ते हैं, ठीक है, सूत्र आपको बता रहा है, अ में अगर ए जोड़ते हैं तो ए हो जाता है। जैसे एक में एक जोड़ दिया, अब एक में आप उच्चारण करिए, एक अ का उच्चारण हो रहा है ना, और इधर वाले एक को देखिए, इसमें पहला वर्ण क्या है, ए है, तो अ में ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो एक का एक हो गया, है ना, यहाँ पे एक का एक हो जाएगा। इसके बाद देखिए अ में अगर ए ही जोड़ दें, हम अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, ए जोड़ रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, ए जोड़ रहे हैं। तो अ में अगर ए जोड़ दें तो हमें ए ही प्राप्त होगा। अंतिम जो उच्चारण है वो दीर्घ होना ही होना है, जो सबसे बड़ा वाला होगा, जो सबसे दबाकर उच्चारित किया जाएगा, उसी को हम अंतिम में रखेंगे। तो यहाँ पर नवधन ऐश्वर्य है ना। अब देखिए नव अ का उच्चारण हो रहा है, और ऐश्वर्य ऐश्वर्य, अब इसमें पहला जो वर्ण है वो क्या है, ए है, तो बन गया नवैश्वर्य। आराम से आप कर सकते हैं। आ में अगर ए जोड़ दिया तब क्या होगा, तो ए प्राप्त होगा। जैसे कि महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाएगा। और परम धन ओजस्वी, इस नियम को जरा देखिएगा, अ में अगर ओ जोड़ दिया जाए, ठीक है, अ में अगर ओ जोड़ दिया जाए तो हमें अ प्राप्त होगा। जैसे परम धन ओजस्वी, परम म में अ का उच्चारण छिपा है, तो यहाँ से हमें अ मिल गया। और यहाँ पर पहला जो वर्ण है वो क्या है, ओ है, तो अ में ओ जुड़ा तो अ बना, यानी परमोजस्वी। जब आप जोड़ करेंगे तो अ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ देखिए अ में अगर अ जुड़े तब क्या होगा, तो भी कोई झंझट की बात नहीं है, यहाँ भी हमें अ ही प्राप्त होगा। तो परम धन औषध परमौषध हो जाएगा। आ में अगर ओ जोड़ देते हैं तब भी अ प्राप्त होगा। इनका भी जो रिजल्टेंट है वही सेम रहेगा, महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी हो जाएगा। अगला प्रकार यण संधि का है। यण संधि का नियम देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यदि छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, इन सब के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भी भिन्न स्वर आता है, तो ई मतलब छोटी ई बड़ी ई, इसका यू हो जाता है, यू हो जाता है। और छोटा ऊ बड़ा ऊ का क्या हो जाता है, व हो जाता है। उसी प्रकार से व के साथ हलंत है, ये ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से री जो है उसका र हो जाता है। र मतलब र का यहाँ पे ह्रस्व उच्चारण यानी हल्का उच्चारण करेंगे, तो र के नीचे हलंत रहेगा। अब इसको देख लेते हैं यहाँ सूत्र के तौर पे। गणित में आप पढ़ते हैं ना, सूत्र पढ़ते हैं, उसके बाद उसका एग्जाम्पल यानी उस पर सवाल लगाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी है, हिंदी में भी। ई और अ को जोड़ेंगे तो यह प्राप्त होगा। जैसे यदि धन अपि, यदि में छोटी की मात्रा है ना द पे, और यहाँ अपि में पहला वर्ण आपका अ है, तो छोटी ई में अ जुड़ा तो य बन गया, यद्यपि, यद्यपि, ठीक है, य का उच्चारण हो रहा है। वैसे ही देखिए ई में अगर ए जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। जैसे प्रतिधन एक, प्रति में तो पे छोटी की मात्रा है, और एक में पहला जो वर्ण है वो ए है, तो बन गया प्रत्येक। वैसे ही ई में अगर आ जोड़ेंगे तो या बन जाएगा। जैसे अतिधन आवश्यक, अति में त को देखिए उस पर छोटी की मात्रा है, और आवश्यक में जो पहला वर्ण है वो आ है, तो छोटी ई में आ जोड़ेंगे तो आ ये या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, छोटी ई में अगर आ जोड़ेंगे तो हमें या प्राप्त होगा। तो इस हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा अत्यावश्यक, यहाँ या आया है ना। उसी प्रकार से आप देखिए अगर बड़ी ई में आ जोड़ दें तब क्या होगा, तो भी या प्राप्त होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। सख्यागमन इसी का एग्जाम्पल है, सखी धन आगमन। उसके बाद देखिए छोटी ई में अगर छोटा ऊ जोड़ दें तो छोटा, चूंकि छोटी मात्राओं का आपस में जोड़ हुआ है तो छोटा ही उच्चारण प्राप्त होगा, तो यू।
मतलब यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा। तो अति धन उत्तम, यहाँ देखिए छोटी की मात्रा और यहाँ छोटा ऊ जोड़ा तो बना क्या, अति उत्तम, मतलब अति उत्तम इसको कहा जाता है। इसके बाद ई में अगर बड़ा ऊ जोड़ दें तब क्या होगा, तब यू प्राप्त होगा। बड़ा ऊ है तो दीर्घ उच्चारण होना ही होना है, तो यू प्राप्त होगा। मतलब वी धन यू, यहाँ आप देखें इसे ध्यान से, ये वाला विग्रह जो है पूछा जा सकता है। वी में आप क्या जोड़ रहे हैं, ऊह जोड़ रहे हैं। वी जो शब्द है उसमें आप ऊ जोड़ रहे हैं। वी जिसके आगे लगता है वो विशिष्ट हो जाता है ना, ये उपसर्ग है। और ऊह जो है वो मूल शब्द है। तो ऊह में देखिए जो पहला वर्ण है वो क्या है, बड़ा ऊ है, दीर्घ उच्चारण है, और वह पे छोटी की मात्रा है, तो ई में बड़ा ऊ जुड़ रहा है तो बनेगा क्या, यू बनेगा। तो हमें जो शब्द प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ व्यूह, व्यूह। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं चक्रव्यूह। और देखिए यहाँ छोटे ऊ में अगर अ जोड़ते हैं तो हमें वह प्राप्त होगा, जैसे अनुधन अ, अन्वय हो जाएगा। ठीक है, अन्वय हो जाएगा असल में। अच्छा, ऊ में अगर आ जोड़ दें तब क्या होगा, तब वा प्राप्त होगा। वह नहीं प्राप्त होगा, तब वा प्राप्त होगा। तो सुधन आगत, स में छोटे ऊ की मात्रा है और आगत में पहला वर्ण आ है आपका, तो बन गया क्या, स्वागत। अब यहाँ देखिए ऊ में अगर बड़ी ई जोड़ते हैं तो वी बन जाएगा, अनुधन वीक्षण, अनुवीक्षण हो जाएगा। इसके बाद ऊ में अगर आ जोड़ते हैं तो वा हो जाएगा। बड़े ऊ में अगर आ जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ है, तो बड़े ऊ में अगर आ जोड़ते हैं तो बनेगा वा। जैसे वधु, ध पे बड़े ऊ की मात्रा है, और आगमन, आगमन में पहला वर्ण क्या है, आ है, तो बड़े ऊ में आ जुड़ा तो इसका क्या होगा, वाह हो जाएगा, तो वध्वागमन हो जाएगा। इसका जो संधि आप करिएगा ना तो वध्वागमन प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए अगर छोटे ऊ में ए जोड़ दें तो वे प्राप्त होगा, और बड़े ऊ में अगर ए जोड़ दें तो वह प्राप्त हो जाएगा। दोनों को देख लेते हैं। छोटे ऊ में अगर आपने ए जोड़ा तो वे प्राप्त हुआ, अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। यहाँ देखिए न पे छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ एषण में जो पहला वर्ण है वो क्या है, ए है। दोनों को आप जोड़ रहे हैं, चिपका रहे हैं। तो जब आपने चिपकाया तो यहाँ जो अंतिम रिजल्टेंट आपको मिला वो अन्वेषण हो गया, मतलब वे। यहाँ आप देख रहे हैं ना, अन्वेषण में वे जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो सूत्र अगर आपको याद है तो आप आराम से पकड़ सकते हैं कि ये कौन सी संधि है, लेकिन सूत्र याद करने की जहमत आपको उठानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। अब इसको देखिए, रट्टा मारने की भी बात नहीं है, इसको लिख कर आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि पूरा जो परीक्षा की तैयारी है उसमें आप हिंदी ही पढ़ते रहें, लेकिन इतना जरूर पढ़ लीजिएगा कि जो प्रश्न इससे संबंधित आए सरल वाले आपसे ना छूटें। अब देखिए इसमें बड़ा ऊ और ए है, वह हो जाएगा, अभी आपने देखा। तो वधु धन ऐश्वर्य, वधु में ध पे बड़े ऊ की मात्रा है ना, तो यहाँ ये बड़ा ऊ यहाँ से मिला, और ऐश्वर्य में पहला जो वर्ण है वो क्या है, ए है। तो बड़े ऊ में ए जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वह प्राप्त होगा, तो वध्वैश्वर्य हो जाएगा, यहाँ नीचे दिया हुआ है। इसी प्रकार से कुछ और सूत्र आपको यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बड़ी ई में अगर ए जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा, जैसे देवी धन ऐश्वर्य, देवी। ठीक है, अब इस पे व पे बड़ी की मात्रा है और ऐश्वर्य में पहला वर्ण क्या है, ए है, तो दिव्यैश्वर्य हो जाएगा, देवी का ऐश्वर्य। और री में अगर आ जोड़े तो रा प्राप्त होगा, मातृधन आनंद, मात्रानंद, है ना, आराम से हो जाएगा। मातृ, त पे री की मात्रा है नीचे से, और आनंद में पहला वर्ण क्या है, आ है, तो आराम से इसको आप कर सकते हैं, रा की मात्रा लगेगी, मतलब आ की मात्रा र पे लग जाएगी, तो बन गया मात्रानंद। वैसे ही मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा हो जाएगा। अच्छा, अब री में अगर अ जोड़ते हैं तब क्या होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो र प्राप्त होगा, और री में अगर ई जोड़ देते हैं तो री प्राप्त होगा। मतलब इस प्रकार से उसको लिखेंगे। तो यहाँ आप देखें, र पे छोटी की मात्रा लगेगी, या जो भी वहाँ पे उपस्थित होगा र के साथ सम्मिलित वर्ण, उस पर छोटी की मात्रा लगेगी। तो पितृधन अनुमति, अब यहाँ जो त है उसके साथ री का उच्चारण है, मतलब री की मात्रा उस पर लगी हुई है, और अनुमति में पहला वर्ण आपका अ है, तो जो जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, र प्राप्त होगा। तो पितृ अनुमति, यहाँ र का उच्चारण हो रहा है ना त्र में। इसके बाद अब री में ई जोड़ा तो री बना, इसका देख लीजिए, मातृधन इच्छा, त पे री की मात्रा है और इच्छा में जो पहला वर्ण है वो ई है, जोड़ दिया तो री बन गया, मातृच्छा हो गया। त्र पे आप देख रहे हैं वही छोटी की मात्रा लगी हुई है। यहाँ तक हमने इसे देखा। अब जो पीछे आपने सूत्र देखे थे उसी को यहाँ इकट्ठा करके दे दिया, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अभी आपने जिनको उदाहरण के साथ देखा है वही यहाँ इकट्ठे सम्मिलित तौर पे दिए हुए हैं, ये हम देख चुके हैं। अब इसके बाद आगे चलेंगे। अयादि स्वर संधि को देखिए। अयादि स्वर संधि के भी नियम है, जैसे पीछे थे हमने देखे थे। तो ये स्वर संधि का अंतिम प्रकार है, उसके बाद व्यंजन संधि आएगी। तो इसमें नियम आपको ये बताता है कि ए, ध्यान से देखिएगा, ए ओ, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, मतलब इन तीनों के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, और ओ का अव हो जाता है, जबकि ओ का आओ हो जाता है। अब ये जो है थोड़ी उलझी हुई चीज़ है ना, तो इसको आप सूत्र के माध्यम से समझिए। देखिए, जैसे ए में अगर अ जुड़ेगा तो अय प्राप्त होगा, ठीक है, ए में अगर अ जुड़ेगा तो आय प्राप्त होगा, औ में अगर अ जुड़ेगा तो आओ प्राप्त होगा, ये जोड़ है। और देखिए, ए में अगर ई जुड़ेगा तो आई प्राप्त होगा, ओ में अगर अ जुड़ेगा तो अव प्राप्त होगा, और औ में अगर उ जुड़ गया तब क्या प्राप्त होगा, आव प्राप्त होगा। वैसे ही ओ में अगर ई जुड़ा तो अव मिला, और ओ में अगर ई जुड़ा, मतलब यहाँ देखिए ओ में छोटी ई जुड़ रही थी, इसे जरा साफ कर लेते हैं, देखिए ध्यान से।
ओ में हम क्या कर रहे थे, छोटी ई जोड़ रहे थे तो हमें अ प्राप्त हो रहा था, और ओ में अगर हम क्या करें, बड़ी ई जोड़ते तो अवी प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ देखिए अ में अगर छोटी ई जोड़ दिया तो आवी प्राप्त हो जाएगा। ये सूत्र है, तो सूत्र आपको कम से कम याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन संधि को देखेंगे। तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन का अगर मेल होता है, व्यंजन संधि है तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे यहाँ जो संधि है उसमें व्यंजन काम कर रहे हैं। तो व्यंजन से व्यंजन का भी मेल हो सकता है और व्यंजन से कोई एक स्वर भी आकर जुड़ सकता है। तो ऐसे में जो मूल दोनों शब्द थे या दोनों वर्ण थे उनके अंदर जो विकार पैदा हुआ उसको हम कहेंगे व्यंजन संधि। नियम ये कहता है कि यदि म वर्ण के बाद क से म तक का कोई वर्ण हो तो म का अनुस्वार, अब यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक है, चूंकि म के साथ हलंत लगा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखें म के साथ हलंत लगा है तो इसको हम पूर्ण वर्ण नहीं मानते हैं, तो वर्ण नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको समझाना था कि ये अगर वर्ण आता है और उसके बाद क से म तक का कोई भी वर्ण आ जाता है तो म का अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ग का 5वां वर्ण वहाँ पर आ जाता है। अब ये नियम है यहाँ पे, और वही चीज़ यहाँ नीचे फिर से रिपीट हो गई है, मतलब वही बात दोहरा दी गई है। एग्जाम्पल देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा कैसे ये किया गया है। जैसे समधन कल्प, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अभी जो पीछे नियम आपको बताया गया, म के साथ हलंत है और यहाँ देखिए कल्प में पहला वर्ण क है, क आया ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ अनुस्वार लगा सकते हैं। तो संकल्प आप ऐसे लिखिए, पहले ऐसे ही लिखा जाता था और बाद में अभी जो हम लोग लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं। आपने अनुस्वार लगाया ना, ठीक है, स के ऊपर अनुस्वार लग गया। वैसे ही देखिए समधन आगत, माफ कीजिए समधन गत, संगत हो जाएगा, सेम वही प्रकार है, मतलब म आया उसके साथ अब ग आ गया। यहाँ यही नियम कहा गया था ना, इसे ध्यान से देखिएगा, क से म तक का कोई वर्ण आ जाए तो अब क से म के बीच में, मतलब क से लेकर म तक के बीच में कोई भी वर्ण आ जाता है तो ऐसे में अनुस्वार लगाते हैं। और वही नियम यहाँ पर रिपीट किया हुआ है एग्जाम्पल में। तो सम में अगर गत जोड़ा तो बना संगत, स के ऊपर आप देख रहे हैं ना ऐसे जो बिंदी लगी है उसी को अनुस्वार कहते हैं। वैसे ही समधन पूर्ण, यहाँ पे म के बाद प आया है तो अब ऐसी कंडीशन में हम या तो ऐसे लिख दें, म का आधा कर दें, और नहीं तो यहाँ पे जो सिंपल तरीका आजकल चल रहा है उसमें स के ऊपर अनुस्वार लगा दें तो संपूर्ण हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कंठ, तालव्य और ओष्ठ, मूर्धन्य जो वर्ण होते हैं उनका परिचय दिया हुआ है। तो क वर्ग, ख वर्ग ये सब आप जानते हैं, माफ कीजिए क वर्ग, छ वर्ग, और इस प्रकार से आपने देखा है त वर्ग। तो इसमें जितने भी आते हैं वो एक परिवार के सदस्य होते हैं। अब इसमें कंठ जो वर्ण होते हैं इनका मतलब समझ रहे हैं, मतलब मुंह के जिस हिस्से से या शरीर के जिस हिस्से से सहयोग लेकर हम इनका उच्चारण करते हैं उसी हिसाब से इनका नाम रखा जाता है। जैसे कंठ के सहयोग से अगर उच्चारित हो रहा है तो वो कंठ है। मूल काम तो जिह्वा और वायु ही करती है जो कि हमारे मुंह से निकलती है। हवा और जीभ का तालमेल बनता है तो शब्द निकलते हैं, लेकिन उसमें मुंह के अन्य हिस्सों का भी सहयोग होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जीभ के ही सहयोग से निकल जाते हैं। आपकी जीभ जहाँ जहाँ जाकर लगती है, जहाँ जहाँ से सपोर्ट मांगती है, वो हिस्सा शरीर का, मतलब आपके मुंह का, उसे सहयोग देकर उस वर्ण का उच्चारण करवाता है। जैसे कंठ है, अब कंठ से ध्वनि निकलती है इनकी, क ख ग घ अंग, ठीक है, ये अंग है, ध्यान दीजिएगा। और वैसे ही तालव्य, अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, तालु का उच्चारण करिएगा, मतलब तालु का प्रयोग करके उच्चारण करिएगा। आपके जो मुंह में तालु है ना उसका इस्तेमाल आप करेंगे, आपकी जीभ कहीं ना कहीं उससे सहयोग लेगी। जैसे च छ तालु में जाकर लग रही है, ज झ इया, इसको क्या पढ़ते हैं, इया, ये जो चम्मच जैसा आपको दिख रहा है ना ये इया है। इसका उपयोग कम ही होता है लेकिन है। और देखिए दंत्य, अब दांत का सपोर्ट लेकर आपको बोलना पड़ता है इन्हें। तो देखिए इसे त थ द ध न, अगर आप पोपले हो तो आपको बोलने में दिक्कत होगी, ठीक है, मतलब ये दंत्य हैं। दांत के सपोर्ट के बिना ये ढंग से उच्चारित नहीं हो सकते हैं। हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, इसमें जो स्वर हैं वो अपने तरीके से ही, मतलब उनका खास एक मैकेनिज्म होता है, उसी तरीके से वो बोले जा सकते हैं। अगर मैकेनिज्म गड़बड़ाया तो जो केमिकल रिएक्शन है वो फेल कर जाएगा। अब इसके बाद देखिए ओष्ठ है, होठ के सहयोग के बिना इन्हें नहीं बोला जा सकता। जैसे ए है, फ है, ब है, भ है, म है। अगर आपको फ बोलना हो और कल्पना कीजिए कि दोनों होठ आपके ऊपर नीचे के किसी ने पकड़ कर रखे हो, क्या आप फ बोल पाएंगे? वैसे ही ब भी है, करके देखिएगा, अपने हाथ से ही पकड़ कर देखिएगा, नहीं बोल पाएंगे आप। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ण है ना, ये होठ के सहयोग के बिना नहीं बोले जा सकते, वही इसमें मूल सपोर्टर है, तो ये ओष्ठ है। वैसे ही मूर्धन्य, अब प्रश्न ये है कि ये मूर्धन्य क्या होता है? ये कोई शरीर का अंग है? नहीं, ये मुंह का हिस्सा होता है, मूर्धा। जब आप अपने मुंह का ऊपर का हिस्सा टच करिए, मतलब मुंह के अंदर की बात हो रही है, जो तालू होती है ना आपके दांत का और गले के बीच का पार्ट, बीच में गहरा स्थान होता है, मतलब ऊपर वाला जो आपका जबड़ा है उसके बीचों बीच अगर आप जीभ को टच कराएंगे तो आप देखेंगे कि बीच में कटोरी जैसी एक खाली जगह होती है, मतलब गहरा स्थान होता है, उसी को कहते हैं मूर्धा। तालू से थोड़ा हट के होता है वो, अंदर की ओर, ठीक बीचों बीच। तो वहाँ पर जाकर आपकी जीभ सपोर्ट मांगती है या वहाँ से थोड़ा सा दबाव बनाकर इसे उच्चारित किया जाता है, तो इनका सही उच्चारण होता है, और ये है मूर्धन्य। और इसमें प्रायः जो ऊष्म वर्ण होते हैं वही आते हैं, मतलब क्लिष्ट वाले। तो ट, ठ, ड, इसमें तालू से आपकी जीभ नहीं लग रही, आपको ऐसा लगेगा कि तालू से जाकर लग रहा है, नहीं, ये मूर्धा के सपोर्ट से बोला जा रहा है, ध्वनि वहीं जाकर निकल रही है।
इसी प्रकार से ड है, ढ है, ड़ है और मूर्धन्य श जो आता है, आप देखते हैं ना श की 3 वैरायटी, तो उसमें तो एक तालव्य श होता है जो तालु के सहयोग से बोला जाता है श, और दूसरा जो है वो स होता है, तो वो मूर्धा के सहयोग से बोला जाता है, ये वाला षटकोण वाला श जिसको आप कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये मुंह के अलग अलग हिस्सों से सपोर्ट लेकर बोले जाने वाले वर्ण हैं। अच्छा, अब यहाँ ये जो नियम है व्यंजन संधि का वो आगे बढ़ता है, क्योंकि व्यंजनों के बारे में जानना आवश्यक था और मुंह के किस हिस्से से किसका उच्चारण होता है। फिलहाल यहाँ देखिए, क च ट त प के बाद नियम देखिए, क च ट त प के बाद यदि न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ण के, माफ कीजिए, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। मतलब इसमें से कोई भी है और उसके बाद यदि न आ जाता है या फिर म आ जाता है, तो फिर क्या होगा कि ये जितना भी झुंड है वो अपने ही वर्ग के, जैसे क वर्ग है तो उसी का 5वां वर्ण जो होगा उसमें ये तब्दील हो जाएगा। अगर च वर्ग है तो च का जो 5वां, मतलब च से आप गिन लीजिएगा 5वां वर्ण कौन सा है, 5वां अक्षर कौन सा है, तो उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। उदाहरण देखिए, यहाँ देखिए वाक्धन मय, अब क के बाद म आ गया ना, तो यहाँ आप देखिए क वर्ग जो है उसमें पढ़िए 5वें नंबर पे कौन आएगा, अंग आएगा, क ख ग घ अंग, तो क को हटा देंगे और उसकी जगह अंग लिख देंगे तो बन जाएगा वांग्मय। वैसे ही जगत धन नाथ, अब त वर्ग है और त के बाद तुरंत न आ गया यहाँ पे, तो अब यहाँ भी वही काम करना होगा, 5वां गिनना पड़ेगा, त थ द ध न, तो यहाँ पे न आना चाहिए, तो जगन्नाथ हो गया। ठीक है, ये आपने देख लिया। वैसे ही षट मार्ग है, अब यहाँ ट है, ट के बाद तुरंत म आ गया, तो ट वाले के बाद देख लीजिए ट ठ ड ढ अड़, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अण होना चाहिए, तो बन गया ना अड़, षण मार्ग आ गया। वैसे ही देखिए षटमास का, यहाँ भी ट है उसके बाद म है, तो यहाँ भी वही अड़ आ जाएगा, 5वां वर्ण, ट वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो क्या है, अड़ है। ये आपको पता होना चाहिए कि ट वर्ग में या क वर्ग में या च वर्ग में या प वर्ग में कौन सा 5वां वर्ण है या कौन सा तीसरा वर्ग है, इसके लिए आपको वर्णमाला आनी चाहिए और वो भी क्रम से। इसके बाद अपधन्मय, थोड़ी सी मेहनत जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका अभ्यास पीछे से छूट गया रहता है। हिंदी वाले तो बार बार उस चीज़ को लिखते हैं तो इनकी प्रैक्टिस रहती है। अच्छा, अपधन्मय, अब यहाँ देखिए प है उसके बाद म आ गया, तो प का गिन लेंगे, प वर्ग का कौन सा 5वां होगा, प फ ब भ म आएगा ना 5वें नंबर पे, तो यहाँ देखिए। और उसी प्रकार से उद्धन नति, अब यहाँ देखिए त है तो त के बाद अब देख लीजिए 5वें नंबर पे कौन है, त थ द ध न, तो न लिखेंगे और एक न पहले से ही है तो एक न आधा हो जाएगा, न के नीचे हलंत लगाई है तो उन्नति बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ कंठ दंत तालव्य फिर से आ गया जो कि आपने देखा था। अब अगला नियम आपको बता रहा है कि यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ जाता है, किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ जाता है तो क्या होता है, या इसमें य र ल व या कोई स्वर आ जाता है, ऐसी कंडीशन भी होती है, तो क च ट त प के स्थान पे अपने ही वर्ग का, मतलब क वर्ग का है तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे अगर क वर्ग है तो उसका तीसरा वर्ण क्या होगा, क ख ग, तो वहां पर ग हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दिग्धन गज, अब यहाँ देख रहे हैं ना आप कि क के तुरंत बाद ग आ गया, मतलब कहा गया था कि क च ट त प के बाद यदि उसी वर्ग का या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है, तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो दूसरा शब्द है इसमें जो पहला वर्ण है ग है, जो कि क वर्ग का तीसरा वर्ण है। यहाँ कहा गया था ना कि तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ जाता है, तो तीसरा वर्ण है, तीसरे नंबर का ग है, तो अब यहाँ नियम हमें लगाना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ जो क के साथ हलंत लगाए उसको हटा देंगे, उसकी जगह पे हम ग ले आएंगे, मतलब उसी वर्ग का, क वर्ग का जो तीसरा वर्ण है उसी को लिखेंगे, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग है, इसीलिए यहाँ पर दिग्गज हो गया। वैसे ही षट दर्शन को देखिए, अब यहाँ पे ट के बाद द आ गया तीसरा, ठीक है, त थ द, त वर्ग जो है उसमें द तीसरा वर्ण है, तो अब यहाँ नियम वही काम करेगा। ट के बाद अब द आया है तो आप क्या करिएगा, इसमें उसकी जगह पे अब गिनना पड़ेगा आपको कि ट वाला जो वर्ग है, ट वर्ग है उसमें तीसरा वर्ण कौन सा है, तो ट ठ ड, मतलब ट वर्ग में जो तीसरा वर्ण है वो आपका ड है, तो अब जब आप यहाँ से ट को रिप्लेस करेंगे तो वहाँ आ जाएगा ड, तो इसीलिए बन गया षट दर्शन। वैसे ही वाकजाल का वाकजाल हो जाएगा, यहाँ वकजाल लिखा है वो वाकजाल होगा। अपधन ईंधन का अपबिंधन हो जाएगा। यहाँ आप आश्चर्य करते हैं कि प ब में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो प फ ब, प वर्ग जो है उसमें तीसरे नंबर पे वर्ण कौन सा है, ब है, तो चूंकि यहाँ पे ई आ गया था तो इसीलिए यहाँ प को, मतलब प को रिप्लेस करना पड़ेगा, और प को रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह उसी वर्ग का, प वर्ग का जो तीसरा वर्ण है उसको लिखेंगे। वैसे ही यहाँ भी काम हुआ है, तद्रूप है, जगत धन आनंद जगदानंद हो गया है, दिग्धन भ्रम दिग्भ्रम हो गया है। तो ये हमने देखा। आगे देखते हैं। अगला नियम जो आपका व्यंजन संधि का है वो आपको बता रहा है कि म के सामने क से म तक के वर्गों को छोड़कर, माफ कीजिए, वर्णों को छोड़कर कोई और व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, जैसे कि समधनहार संहार हो जाएगा। ठीक है, म के सामने क से म तक के वर्णों को छोड़कर, क से म तक के वर्णों को छोड़कर कोई और व्यंजन आ जाता है, कोई और व्यंजन आ जाता है, इसके बीच का नहीं होना चाहिए, तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे समधनहार,
अब ये ह जो है ये म की रेंज से बाहर चला गया है, क से म के बीच में नहीं आ रहा है, उसके बाद आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो म हमने हलंत लगा के लिखा था उसको हटा देंगे और उसकी जगह हम क्या कर देंगे, जो पहले वाला वर्ण है ना स, उसके ऊपर लगा देंगे अनुस्वार यानी एक ठे बिंदी, और बाकी हार को वैसे ही उतार देंगे। ये सिंपल है, संहार हो जाएगा। वैसे ही समधन योग। अब आप क से म के बीच में देखिए य कहीं भी नहीं आता है ना, तो यहाँ जब य नहीं आता है तो हमें अनुस्वार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर बीच का रहेगा तब तो कुछ नहीं करेंगे, तब दूसरा नियम लगेगा। तो यहाँ आप देखिए कि जो म के साथ हलंत है उसको हटा देंगे, ये पूरा का पूरा गायब कर देंगे और इसकी जगह पे एक अनुस्वार पकड़ेंगे और उसको स के सिर पे लगा देंगे ऐसे, और बाकी योग को वैसे ही उतार देंगे। तो ये क्या बन गया, संयोग बन गया। वैसे ही संवत है, उसी हिसाब से करेंगे। अच्छा, अब आगे देखते हैं, एक नियम और दिया है कि त के सामने यदि क, च, ज, ट, ड, यहाँ आप देख रहे हैं द, ल, न, इसमें से कोई भी व्यंजन आता है तो त को उसी व्यंजन में बदल देते हैं, उसी व्यंजन में बदल देते हैं। जैसे सतधन चित, तो सच्चित हो जाएगा। अब यहाँ सिंपल है, आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि तीसरा वर्ण कौन सा है, चौथा वर्ण कौन सा है, जो सामने है उसी में कन्वर्ट करो। तो त के साथ हलंत है, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि इसमें से कोई व्यंजन अगर आ जाता है, अब ये लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें से कौन आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें च शामिल है ना, इसमें से आप देखें ये क के बाद च दिया है ना, तो अब यहाँ देखिए च आया है, त के तुरंत बाद त के सामने अगर च आ जाए या क आ जाए या ज आ जाए तो हम क्या करते हैं, उस व्यंजन को उसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो त को हटा देंगे, मतलब त के साथ जो हलंत है उसको पूरा पूरा गायब करके उसकी जगह पे च लगा देंगे, वो भी आधा हल स्वर का, तो सच्चित हो जाएगा। वैसे ही वृहत टीका में आप देखिए त के बाद ट आ गया, तो यहाँ भी वही त को हटा के यहाँ ट लिख देंगे तो वृहत टीका हो जाएगा। लिखा कैसे है जरा देखिए। उसी प्रकार से सतधन जप है, त के तुरंत बाद ज आ गया तो यहाँ सज्जन हो जाएगा, यहाँ जन होना चाहिए था, जप लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए भगवत दर्शन, अब यहाँ देखिए त के बाद तुरंत द आ गया, ठीक है, इस लिस्ट में से मैच कर रहा है ना, द आया है। तो अब क्या करेंगे, त को हटाएंगे और इसकी जगह द लिखेंगे तो भगवत दर्शन हो जाएगा, भगवत दर्शन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। जगन्नाथ, यहाँ बीच में कॉमा नहीं रहेगा। और देखिए जगन्नाथ, अब जगन्नाथ में त है, त के साथ हलंत है और उसके बाद न आया है, तो अब क्या करेंगे, त को हलंत के साथ गायब कर देंगे और उसकी जगह पे न लिख देंगे, वो भी आधा, तो बन जाएगा जगन्नाथ। वैसे ही तत्लीन है, तल्लीन हो जाएगा। अगला देखिए नियम ये बताता है आपको कि त के साथ यदि श आ जाए, तालव्य श आ जाए, तो त का च और श का छ हो जाता है, मतलब त जो है वो च में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और जो तालव्य श है वो छाता वाले छ में बदल जाएगा। और यही चीज़ बताई गई है, इसको यहाँ नियम के तौर पे देखिए, रिपीट वही कर गया है, मतलब दो लाइनें एक ही हैं। सतधन शास्त्र, सच्छास्त्र हो गया। कैसे हुआ, तो त को हमें क्या करना था, श में बदलना था, माफ कीजिए, त को हमें च में बदलना था और जो तालव्य श था उसको छ में बदलना था। तो हमने क्या किया, त को हमने च में बदला और जो तालव्य श था उसको छ में बदल दिया, तो बन गया सच्छास्त्र। वैसे ही उत्तधन श्वास, अब यहाँ पे त है तो त को हम क्या करेंगे, च में बदलेंगे, आधा च, और यहाँ श्वास में आप देख रहे हैं कि बड़ा श का इस्तेमाल हुआ है तो उसकी जगह पे हो जाएगा छ, मतलब छ, तो उच्छ्वास हो जाएगा। अच्छा, अब नियम और भी इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि आप देखिए उसी प्रकार से त के साथ अगर ह आए तो त का द और ह का ध बन जाता है। अब ये कैसे होगा, तो उत्धन हार, अब देखिए त के साथ ह आया ना, तो उसमें करेंगे क्या, त का द हो जाएगा। मतलब करना क्या है, त के साथ अगर ह आता है तो हम त की जगह पे द लिखेंगे और ह की जगह हम क्या कर देंगे, ध कर देंगे। ये नियम आपको पढ़ने में उलझन हो सकती है, लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे तो ये आपके अभ्यास में आ जाएगा। और अभी जो समय है उसमें थोड़ा थोड़ा रोज आधे घंटे से ही प्रैक्टिस कर लिया करिए, हिंदी पर अभ्यास कर लेंगे ना तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बस देखने भर में कठिन है। तो और एक चीज़ और है कि इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करती, ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा जादुई ट्रिक लगा दें और सारे नियम हमें याद हो जाएं या फिर हम सही कराएं, गलती होने की संभावना तब बढ़ जाती है। इसमें आपको नियम याद रखने ही पड़ेंगे अगर आप सही करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें उत्धन हार उद्धार हो जाएगा और उद्धन हरण उद्धरण हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं ना, आप त के तुरंत बाद ह आ गया तो हम त को किस में बदलेंगे, द में बदलेंगे, तो यहाँ आप देखिए द है, और ह को हम किस में बदलेंगे, ध में बदलेंगे, तो ध है, उद्धार हो गया। वैसे ही उद्धन हरण उद्धरण हो जाएगा। और त के बाद यदि हलंत स हो, मतलब स के साथ ऐसे हलंत हो या स के साथ हलंत नहीं भी लगाया तो स जो है वो ह्रस्व उच्चारण वाला है या आधा है तब भी चलेगा, मतलब आधा स है, स के साथ हलंत है, उसका हल्का लघु उच्चारण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो उसका लोप कर देते हैं। लोप करने का मतलब क्या है कि उस चीज को यानी आधे स को हम वहां से गायब कर देंगे। आधा स जो रहेगा ना, मतलब हलंत वाला स रहेगा, उसको ये कहा जाए, उसको हम वहां से तुरंत साफ कर देंगे। जैसे देखिए उत्धन स्थान उत्थान हो जाएगा, यहाँ स जो था उसका नामो निशान समाप्त हो गया और त जो था, जो स के साथ कंडीशन थी हलंत वाली, वो त पे लागू हो गई और इसीलिए त यहाँ पे आधा हो गया। अच्छा, यदि पूर्व शब्द के अंत में, पूर्व शब्द जो है उसके अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है, तो बाद वाले शब्द का पहला व्यंजन स और स हो
मतलब स अगर है इस प्रकार से लिखा है तो वो श में बदल जाता है। ये वाला जो स है वो मूर्धन्य श, वो भी हलंत वाला जो मूर्धन्य श है उसमें बदल जाता है। जैसे निधन सिद्ध। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि नी जो है ना उसमें न तो आ का उच्चारण हो रहा है न फिर अ का उच्चारण हो रहा है। इन दोनों का उच्चारण यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ तो छोटी ई का उच्चारण है, तो यहाँ वो नियम लगेगा। और उसके साथ कोई अन्य स्वर आ रहा है, अन्य स्वर का मतलब यहाँ भी वही ई की मात्रा आ रही है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये जो स है ना इसकी जगह पे हम मूर्धन्य श लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, बाकी ये जुड़ जाएगा। वैसे ही देखिए विषम में भी वही काम है। यहाँ देख रहे हैं आप छोटी ई का उच्चारण हो रहा है और यहाँ समोसा वाला स है ना। तो अब ये समोसे वाले स को हटा के यहाँ पे जो श है, मूर्धन्य श है, उसको लिख देंगे तो बन जाएगा विषम। वैसे ही सुषुप्त में भी वही काम होगा। ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ आता है तो छ के पहले च जुड़ जाता है। ये सिंपल नियम है। परिच्छेद में आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। परिधन छेद, परि में छेद, मतलब यहाँ पे एक समझाने के तौर पे। तो आप देख रहे हैं कि छ आया है, मतलब छेद है तो उसमें छ है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आधा च लिख देंगे। और यहाँ पे चूंकि ह्रस्व स्वर है, र पे क्या है, छोटी की मात्रा है, मतलब इसका हल्का उच्चारण हमें करना है, दबा कर नहीं करना है। री नहीं बोल रहे हैं हम, री बोल रहे हैं, जल्दी से बोल रहे हैं, तो इसी को कहते हैं ह्रस्व। जल्दी से उच्चारण आप कर रहे हैं, हल्के से कर रहे हैं। तो ऐसा ह्रस्व स्वर है, उसके तुरंत बाद छ आ गया, तो ऐसे में जो छ है उसको तो जस का तस लिखेंगे और यहाँ जो बीच का ज्वाइंट है उसमें हम फेविकोल लगाएंगे और फेविकोल होगा आधा च, तो बन गया परिच्छेद। विसर्ग संधि को देखिए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए, कुल मिलाकर यहाँ विसर्ग उपस्थित होता है, आपको पहचानना आसान है। दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन के मेल से, स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग में ही विकार आता है मूल रूप से। कभी कभी विसर्ग यथावत भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर उन्हें साफ करने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ होती है विसर्ग संधि। और विसर्ग से पहले यदि अ आ जाता है तो उसके बाद का जो वर्ग है उसका तीसरा या चौथा या पंचम वर्ण वहाँ आता है। ठीक है, मतलब पहले क्या हो, अ आए और उसके बाद उसी बाद का जो वर्ग है उसमें या तो तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा वर्ण वहाँ आ जाए, या फिर य र ल व ह रहे तो विसर्ग जो है वो छोटे ऊ में बदल जाता है। इसका ये नियम है। और यह ऊ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि के द्वारा ओ हो जाता है। अब यहाँ गुण संधि भी काम कर रही है थोड़ी थोड़ी। जरा देखिए इसको कैसे करेंगे। मनः धन रथ मनोरथ हो जाएगा। अब यहाँ वही नियम काम कर रहा है कि ओ हो जाता है, गुण संधि के नियम के द्वारा अ से मिलकर ऊ जो है वो अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। मतलब विसर्ग में थोड़ा थोड़ा गुण संधि का नियम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मनोरथ, वैसे ही मन भाव, मनः भाव तो मनोभाव हो जाएगा, ओ का उच्चारण, मनः विकार मनोविकार हो जाएगा। यहाँ देखिए पय धन धर पयोधर हो जाएगा, पय धन द पयोध हो जाएगा, सरह धन ज सरोज हो जाएगा। ये हमने देखा। अब नियम ये कहता है कि विसर्ग से पहले यदि इकार या उकार आता है, मतलब ई का उच्चारण होता है या ऊ का उच्चारण होता है, तो विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो जाए तो विसर्ग का ताल जो मूर्धन्य श है उसमें हलंत लगा के उसको लिखते हैं। जैसे अब देखिए इसमें एग्जाम्पल समझ में आएगा। निधन कपट, न पे क्या है, छोटी ई की मात्रा है, यानी इकार का उच्चारण हो रहा है, मतलब छोटी ई का यहाँ पे उच्चारण हो रहा है। और उसके बाद क ख प फ में से कोई एक आना चाहिए, तो क आया है, कपट में पहला वर्ण क है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो विसर्ग है उसको हटा के उसकी जगह पे मूर्धन्य श, उसके नीचे हलंत, यानी उसका ह्रस्वोच्चारण अर्थात उसको आधा भी लिख सकते हैं, तो निष्कपट हो गया। वैसे ही नेफल है, मतलब क ख प फ इसमें से कुछ आए तो फ आया है, मतलब फल में जो पहला वर्ण है वो क्या है, फ है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इकार उच्चारण हुआ है, मतलब न पे छोटी की मात्रा है, तो इकार के साथ फ। अब यहाँ करेंगे ये कि विसर्ग को हटा के उसकी जगह पे मूर्धन्य श आधा कर देंगे तो बन जाएगा निष्फल। वैसे ही निष्पाप है और दुष्कर भी है। अगला नियम आपको बताता है कि अगर विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद क ख प फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग वैसे का वैसे ही रहता है। ये जो कंडीशन है ना, इसमें विसर्ग को हम नहीं हटाएंगे। ये नियम आप याद रखिएगा। जैसे प्रातः काल, आप देखते हैं त के साथ जो विसर्ग लगा हुआ है वो ज्यों का त्यों रहता है। वैसे ही पयः पान है, इसमें से भी हम विसर्ग को नहीं हटाएंगे। ठीक, आगे देखिए ई और ऊ के बाद अगर विसर्ग होता है, मतलब छोटी ई है और छोटा ऊ है, उसके बाद अगर विसर्ग होता है और उसके बाद र आ जाता है, उसके बाद र आ जाता है, तो ई और ऊ का बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग वहां से गायब हो जाता है। जैसे देखिए निधन रव, अब यहाँ देखिए नि मतलब न पे छोटी की मात्रा है और उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद क्या आ गया, र आ गया। वही तो कहा गया था कि ई और ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आ जाए, तो पूरी कंडीशन कंप्लीट हो गई। तब हमें क्या करना है, छोटी ई का छोटा ऊ बना देना है और बड़ी ई का बड़ा ऊ बना देना है और विसर्ग को वहां से हटा देना है। तो यहाँ देखिए छोटी ई थी, उसको हम बड़ी ई बना देंगे। छोटी ई है तो बड़ी बनाएंगे, छोटा ऊ रहा होता तो बड़ा ऊ बना दिए होते। तो यहाँ बन गया नीरव और विसर्ग बीच में से साफ हो गया। वैसे ही निरस है, निधन रस नीरस हो जाएगा, निधन रोग निरोग हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए दूधन राज, छोटा ऊ है और छोटा ऊ के बाद विसर्ग है और तुरंत बाद र आ गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, छोटे ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा, दूराज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ देखिए, यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, जैसे कि किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या फिर य, र, ल, व, ह में से कुछ भी हो, इनमें से कुछ भी हो, तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है, ह्रस्व र हो जाता है, मतलब र के साथ हलंत हो जाता है। जैसे निधन उपाय, अब यहाँ बन जाएगा तो निरुपाय हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से निधन जल निर्जल हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि र जो है वो आधा ही है, तो वही चीज़ है, र के साथ हलंत है तो आधा रहेगा ही, मतलब ह्रस्व उच्चारण उसका हो रहा है। दूधन गंध दुर्गंध हो जाएगा। निधन विकार निर्विकार हो जाएगा। विसर्ग हम हटाते जाएंगे और र को यहाँ पे आधा आधा अप्लाई करते जाएंगे, तो आधा अप्लाई करेंगे तो ये उड़ंतु र के तौर पर दिखाई देगा, ये ऊपर चढ़ा हुआ है। वैसे ही दुनीति में देखिए दुर्नीति हो जाएगा इसका, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे कंडीशन जो है उसके हिसाब से आधा र हमें इस्तेमाल करना है। और देखिए निधन झर निर्झर हो जाएगा, निधन धन निर्धन हो जाएगा। इसी प्रकार से ये निर्गुण और दुरात्मा को भी आप देख सकते हैं, निर्मल को देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला जो अ है और विसर्ग, ठीक है, विसर्ग के अगर आगे पीछे अ है तो पहला अ और विसर्ग ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं, और विसर्ग के बाद वाला जो अ है उसका लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग के पहले भी अ है और बाद में भी अ है। तो ऐसे में क्या होगा, पहला वाला अ और विसर्ग दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे और उसकी जगह ओ लिख देंगे, और जो उसके बाद वाला अ था उसको गायब कर देंगे, और उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, गायब करेंगे तो जगह खाली होगी, जगह जो खाली है उसको भरने के लिए ऐसे बना देंगे। अब ये यस नहीं है, ये लुप्ताक्षर है, मतलब ये स्वर जैसा होता है, जैसे तेजो असी तेजोमयी थे। अब तेजो असी आप लिखते हैं तो ज जो लिखते हैं ऐसे तेजो, तो जो के बाद ऐसे रहता है, आपने देखा होगा। और ज़्यादातर जो संस्कृत के श्लोक होते हैं जहाँ पे उच्चारण दीर्घ करना होता है वहाँ इसका प्रयोग होता है, ध्वनि यहाँ से दर्शाई जाती है, ओ, ठीक है, या आ, इस तरह की ध्वनियाँ होती हैं, तो इसको लुप्ताक्षर या लुप्ताकार चिन्ह कहा जाता है। तो यहाँ पे वही किया जाएगा, जो बाद वाला अ है उसको हम साफ कर देंगे यानी गायब कर देंगे, और उसके स्थान पर जो लुप्ताकार चिन्ह या लुप्ताक्षर इसको कह लें उसको लगा देंगे। जैसे कि प्रथम धन अध्याय, अब यहाँ पे प्रथमा धन अध्याय है, संस्कृत का शब्द है प्रथमा धन अध्याय। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो विसर्ग है तो इसमें अध्याय ये दिया हुआ है। अब यहाँ ये कहा गया है कि विसर्ग और अ जो है उसको मिलाकर हम क्या करेंगे, ओ बना देंगे, तो यहाँ वही हुआ है, म पे ओ की मात्रा लग गई है, और बाद वाला जो अ है, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अ तो आया नहीं तो हम कैसे आगे पीछे अ मान लें, उच्चारण से देखेंगे। देखिए प्रथम धन अध्याय, अब प्रथम थ को जरा उच्चारित करके देखिए, थ अ का उच्चारण हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब थ के साथ अ का जो उच्चारण है वो निकल रहा है। तो जब पीछे अ है और आगे अगर आप देखें तो स्पष्ट अ दिखाई दे रहा है, बीच में आपका म फंसा हुआ है, तो अब इन दोनों को मिलाकर हम यहाँ पे ओ कर देंगे, और ये आगे वाला जो अ है इसको साफ करके इसके आगे ये लुप्ताकार चिन्ह लगा देंगे, तो ये बन जाएगा प्रथमोध्याय। उसी प्रकार से मनोभिलिषित है, ये आप देख रहे हैं मन धन अभिलषित को जोड़ा गया है, और यश धन अभिलाषी को जोड़ दिया तो यशोभिलाषी हो गया, ऐसा आपने इसमें ज्वाइंट किया। यहाँ तक हमने हिंदी को कंप्लीट किया है। अभी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है यहाँ से थोड़ा जीएस वाला मिक्सचर स्टार्ट हो गया है, और इसमें आप देखेंगे पहले दाढ़ी वाले पुजारी को। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। ये साउथ एशिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, और हड़प्पा वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई दयाराम साहनी इन 1921। दयाराम साहनी जी के द्वारा इसको 1921 में खोजा गया था। तो यहाँ से दो सब जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, वो आपको प्राप्त हुए। पहला तो ये कि ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी पूरे साउथ एशिया में, पूरी दुनिया में नहीं कहेंगे, साउथ एशिया की सिर्फ बात हो रही है। और हड़प्पा को पहली बार डिस्कवर करने वाले जो व्यक्ति थे वो दयाराम साहनी जी थे 1921। लेकिन इसमें जो शुरुआती योगदान था वो अंग्रेज़ों का कहना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम अपने देश में स्टार्ट किया गया, भले ही उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए शुरू किया, रेल लाइन बिछाने का काम या टेलीग्राम सेवा शुरू करने का काम, तमाम चीज़ें, तो उसमें उसी क्रम में जब रेलवे लाइन बिछाने का काम जो पंजाब प्रांत था उधर हो रहा था, तो मजदूरों ने ज़मीन खोदी और वहाँ से ईंटें निकलनी शुरू हुई, और वो जो ब्रिक्स थी उनका आकार काफ़ी बड़ा था, वो काफ़ी अच्छी खासी थी। तो मजदूर बड़े खुश हुए, वहाँ के जो लोकल लोग थे, कि इनसे हम अपना कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं, तो उससे उन्होंने अपना मतलब अपने यूज़ में उसको ले लिया। बाद में पता लगता है कि ऐसी ईंटें लगातार निकल रही हैं, तो ये आ कहाँ से रही हैं, नीचे से पहले से दफन है, इसका मतलब है। तो अंग्रेज़ों ने वहाँ सर्वे कराया, मतलब बाद में उसका रिसर्च वगैरह हुआ, तो मालूम हुआ कि नीचे से बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने ख़त्म कर दिया है बेवकूफ़ी में, और नीचे एक बड़ा शहर सो रहा है, और हड़प्पा नाम की जगह पे ही पहली बार इसको खोजा गया था। और वहीं से फिर ये बाद में एक्सकेवेशन का काम जब आगे बढ़ा तो पाया गया कि आसपास के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा नगर दफन है, और नगर कहना उचित नहीं होगा, बहुत बड़ी सभ्यता दफन है, जो कि लगातार अगर इसकी परतें उधेड़ी जाएँ तो आगे बढ़ती जाएगी। तो ऐसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, क्योंकि हड़प्पा में ही पहली बार इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, और इसमें ये बताया गया है अगले पॉइंट में, बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, फैक्चुअल डाटा है। तो सिंस द प्लेस कॉल्ड हड़प्पा वाज नोन फर्स्ट, इट वाज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, वही बात है। और जॉन मार्शल फर्स्ट कॉल्ड दिस कल्चर एज इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन इसको क्यों कहा गया, इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उनके आसपास और उनके तटवर्ती होने की वजह से, उसी के क्षेत्र में होने की वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया।
लेकिन ये भी कहा गया साथ में कि अगर ये इंडस वैली का जो पूरा एरिया है उसके बाहर कहीं मिलती है, मतलब इससे संबंधित कोई स्थान बाहर मिलता है, तो इसको इंडियन सिविलाइजेशन कहना चाहिए, और ये सत्य है। अब यहाँ देखिए, बिकॉज इनिशियली द साइट्स ऑफ दिस कल्चर वर फाउंड ऑन बैंक्स ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मूल रूप से जो संकेंद्रण था इस सभ्यता का, मतलब सेंट्रलाइज अगर देखा जाए कहाँ पर थी, तो इंडस वैली में ही थी। ज़्यादातर इसके जो सघन बसावट वाले टाउन्स हैं या सिटीज़ हैं वो इंडस वैली में ही पाए गए, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इस प्रकार के और भी। लेकिन अब अगर ध्यान से देखें तो पूरे भारतवर्ष में इनका विस्तार देखा जा सकता है, अफगानिस्तान तक चला गया है पूरा विस्तार, तो छिटपुट स्थान हर जगह मिलते हैं। इसके बाद देखें, जॉन मार्शल इन हिज बुक, जॉन मार्शल ने, जो कि एक अंग्रेज थे और पुरातत्व से उनका काफ़ी गहरा लगाव था, तो इन्होंने अपनी किताब लिखी, और अपनी किताब, इनकी किताब का नाम देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन। इस किताब में इन्होंने सजेशन दिया था कि इन फ्यूचर इफ दीज साइट्स आर फाउंड आउटसाइड द इंडस वैली देन दिस सिविलाइजेशन शुड बी नेम्ड इंडस सिविलाइजेशन, या माफ कीजिए इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली के बाहर आउटर एरिया में या कहीं भी अनदर अगर ये इस तरह की साइट्स मिलती हैं, मतलब इससे संबंधित साइट्स मिलती हैं, तो फिर इस कल्चर को या इस सिविलाइजेशन को हमें इंडियन सिविलाइजेशन कहने में संकोच नहीं होना चाहिए, और सही बात है। यहाँ बताया गया मॉर्टिमर व्हीलर की किताब के बारे में, और किताब का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड, और इट हैज़ बीन कॉल्ड इंडस सिविलाइजेशन, और इसमें भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब इसको प्रोनाउंस किया गया है, वो इंडस सिविलाइजेशन के नाम से ही किया गया है। अब AR मुगल का सजेशन क्या था, इन्होंने सजेस्ट किया कि ग्रेटर इंडस सिविलाइजेशन इसको कहना चाहिए, मतलब इंडस वैली के बाहर भी ये मिलती जा रही है, तो इसको इंडियन सिविलाइजेशन कहने में बड़ी शर्म आ रही है, तो हमें इसे कहना चाहिए इंडस सिविलाइजेशन, मतलब ग्रेटर इंडस सिविलाइजेशन। जबकि असलियत यह है कि ये हमारी भारतीय सभ्यता थी, हमारी इंडियन कल्चर का ये बेसिक स्ट्रक्चर था, बहुत पुराना स्ट्रक्चर था, जो कि बाद में बाहरी आक्रमणों से प्रभावित होते होते बदलने लगा और आज की स्थिति तक पहुंच गया। भारत ने बहुत से बाहरी लालचियों के हमले झेले, और उसकी वजह से हमारी सभ्यता में बहुत सारे परिवर्तन भी आए हैं, लेकिन जितना परिवर्तन हमने खुद झेला उससे ज़्यादा दूसरों को बदल दिया। खैर, तो अब यहाँ देखते हैं। अब देखिए, इसमें इसकी जो प्राचीनता है उसकी बात अगर की जाए, तो यहाँ ये बताया गया कि दिस सिविलाइजेशन वाज कंटेम्प्रोरी। देखिए किसकी कंटेम्प्रोरी है, विद द सिविलाइजेशंस ऑफ मिका एंड, यहाँ मिस्र होना चाहिए था, और साथ में मेसोपोटामिया। मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी जो पुरानी सभ्यता थी, दजला और फरात, मतलब यूफ्रेट्स वाली जो सेंचुरी और वैली वाला एरिया है, वहाँ बसी हुई जो सभ्यताएं थी और नील नदी से जुड़ी हुई जो सभ्यताएं थी, उनके ये कंटेम्प्रोरी, मतलब बहुत पुरानी है। और ऐसा माना जाता था कि वो सभ्यताएं पुरानी है, लेकिन बाद में जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है, हमें ये रियलाइज हो रहा है कि हड़प्पा कल्चर या हड़प्पन कल्चर बहुत ज़्यादा पीछे का है। और द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बिकॉज ब्रॉन्ज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज जो है वो क्या है, एक एलॉय है, यानी मिश्र धातु है, और इसमें दो अलग अलग मेटल्स मिले हुए होते हैं, कॉपर और टिन। तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें मेटलर्जी की भी विधियाँ मालूम थी, तो वो कांसा बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे, और पहली बार उसका इस्तेमाल इसी समय में किया गया। गोल्डन चाइल्ड, माफ कीजिए गॉर्डन चाइल्ड, ये पुरातत्वविद हैं, टर्म इंडस सिविलाइजेशन द फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन, उन्होंने इसे अर्बन रिवॉल्यूशन कहा, जो कि गलत नहीं था। द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज ऑन द बैंक ऑफ घग्गर हाकरा रिवर, ये घग्गर हाकरा रिवर का जो पूरा एरिया था ना, उसी में कंसंट्रेट थी पूरी तरह से, इन द सरस्वती वैली, और हेंस सम स्कॉलर नेम्ड इट सरस्वती सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ऐसा भी इसको कहा गया। और इन मनुस्मृति द एरिया बिटवीन दृष्टवती, देखिए ध्यान से पुराने जो स्मृति ग्रंथ हैं उसमें, तो इन मनुस्मृति द एरिया बिटवीन दृष्टवती एंड सरस्वती इज कॉल्ड ब्रह्मवर्त, और दृष्टवती इज द प्रेजेंट डे हाकरा रिवर बिलोंगिंग टू राजस्थान। राजस्थान की जो हाकरा या हकरा रिवर है, इसको हकेरा भी कहा जाता है, तो इसी का पुराना नाम था दृष्टवती। जो नदियों के पुराने नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी तो मॉड्यूल का हम लोग पहला पार्ट देख रहे हैं ना, तो इसमें जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम एंशिएंट हिस्ट्री और बाकी जो पोर्शन है उसको भी अच्छे से कवर करेंगे, वो सब आपको दिखाई देगा। फिलहाल इसे देखिए। तो द लोवेस्ट डिपॉजिट इन बनावली बिलोंगिंग टू प्री हड़प्पन विलेज कल्चर। देखिए जो कल्चर होता है ना, वो धीरे धीरे डेवलप होता है, ऐसा नहीं है कि वो सीधा नगर बन जाता है। पहले वो अपनी शुरुआती अवस्था में विलेज रहता है, मतलब पहले एक छोटा कबीला कह सकते हैं, और कबीलाई संस्कृति से निकलकर, मतलब ट्राइबल जो ग्रुप थे उससे निकल कर ये विलेज के रूप में डेवलप होते हैं, और विलेज से फिर डेवलप होते होते टाउन, और फिर सिटी या फिर जो बड़े मेट्रोपॉलिटन है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ है, प्री हड़प्पन जो कल्चर था वो विलेज कल्चर था, और आमरी कल्चर, सोथी कल्चर एंड द कोटदीजी कल्चर आर द प्री हड़प्पन कल्चर। ये सब जो है ना, ये सब प्री हड़प्पन कल्चर ही है और कुछ नहीं है। हड़प्पा सभ्यता अभी डेवलप हो रही थी। द ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया। तो अगर नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस में हम इसको मैनेज करते हैं, तो इसमें बुर्ज होम जो है वो सबसे नॉर्दर्न है, उसके बाद भीमबेटका है MP वाला। बुर्ज होम कहाँ पे है, कश्मीर में है, और उसके बाद भीमबेटका है, आप जानते हैं गुफा चित्र वहाँ पे है। उसके बाद पिकलीहल आता है, और सबसे दक्षिण में आता है आपका अतिरम पक्कम। यहाँ देखिए मांडी, द साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में है, इसको आप याद रखिएगा।
और पादरी, कुंतासी और भिराना, ये सब जो है ये हड़प्पन साइट्स हैं, इनके नाम आप देखें। साथ में झूकर कल्चर जो है इसको डिस्कवर किया गया था चनहुदड़ो में, और इसका भी संबंध हड़प्पन सिविलाइजेशन से है, ये उससे अलग नहीं है। आमरी कल्चर हैड फ्लोरिश्ड इन सिंध, पाकिस्तान। तो ये अलग अलग कल्चर अलग अलग क्षेत्र में डेवलप हुए। जब कोई भी सिविलाइजेशन इतनी बड़ी होगी कि उसका विस्तार पूरे भारत को कवर कर ले, तो ऐसा नहीं है कि चारों तरफ उसकी एक जैसी प्रणालियां पाई जाएंगी। उसके जो सिस्टम होंगे ना वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होंगे। जैसे हम कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति, तो क्या पूरे भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति का एक ही चेहरा हमें दिखाई देता है? अलग अलग दिखता है ना, रहन सहन अलग होता है। तो वैसे ही यहाँ अलग अलग एरिया में, मतलब डिफरेंट साइड्स में डिफरेंट जो कल्चर हैं वो डेवलप होते हैं। तो वही आप देख रहे हैं। इसके बाद अब देखिए इसके 3 सक्सेसिव स्टेजेस के बारे में। पहली तो अर्ली प्री हड़प्पन जिसे कहा जाता है, तो वो वाली सिविलाइजेशन की स्टेज है, और ये 3200 से लेकर 2600 BC तक चलती है। मतलब आप सोच लीजिए ईसा मसीह के जन्म से इतने समय पहले, ईस्वी की शुरुआत यानी जो AD वाला टाइम है, एनो डोमिनी, वो स्टार्ट होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, मतलब उनके जन्म से। तो उससे इतना साल पीछे की बात है। मतलब हम कितने पुराने हैं, हमारी जो सभ्यता है भारतीय सभ्यता वो कितनी पुरानी। तो अर्ली पीरियड जो था वो 3200 से स्टार्ट होकर 2600 तक चलता है, और इसमें प्लांटिंग हो रही थी, मतलब डेवलपमेंट हो रहा था। अभी सभ्यता विकसित हो रही थी गांव से शहर की ओर। और मैच्योर स्टेज इसकी दुर्भाग्य की बात है कि बहुत समय तक नहीं रहती है, सिर्फ 700 साल। इतनी बड़ी सभ्यता सिर्फ 700 साल तक अपनी चरम बिंदु पर रहती है। उसके बाद इसमें डिक्लाइन या जो डिके है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सिविलाइजेशन का एकदम से बढ़िया वाला समय है वो 2600 से लेकर 1900 या 1900 BC यानी बिफोर जीसस क्राइस्ट तक रहता है। उसके बाद पोस्ट हड़प्पन आता है, मतलब पतन शुरू हो गया था और कुछ बाहरी जो इन्वेशन वगैरह थे, और क्लाइमेट चेंज का भी कहा जाता है, या कोई ऐसे मतलब ट्रेजेडी इनके साथ हो गई। लोग अलग अलग अंदाजा लगाते हैं, तो उसकी वजह से इसका डिके होता है और डिक्लाइन हो जाती है। तो बाद वाला जो पोस्ट हड़प्पन पीरियड है वो 1900 से लेकर 1300 BC तक चलता है। और ये जो पीरियड था ये डिक्लाइन ऑफ अर्बनाइजेशन था। इसको पोस्ट अर्बन स्टेट भी कहते हैं, और विच इज़ आल्सो कॉल्ड पोस्ट इंडस कल्चर और पोस्ट हड़प्पन। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑन हड़प्पन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, वाज डन बाई स्टुअर्ट पिगट इन्हें कहा जाता है। तो इनके द्वारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले देखा जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। और इट वॉज वेरी सेंट्रल एम्पायर विच वॉज गवर्न बाई अ प्रीस्ट। जब वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं और जो साक्ष्य यहाँ से मिले थे उसका स्टडी वगैरह करते हैं, तो वो पाते हैं कि प्रीस्ट के द्वारा इसको गवर्न किया जाता था, वही सर्वे सर्वा होता था और लोग उसका कहना मानते थे। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर द 2 कैपिटल। ये 2 कैपिटल हुआ करती थी, क्योंकि कैपिटल के पीछे एक हाइपोथेसिस है कि वो ज़्यादा वेल डेवलप होगी और अच्छे तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन किया गया होगा, उसके चारों ओर फोर्टिफिकेशन होगा उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ये चीज़ दिखाई देती है। और देयर आर 6 ग्रेनरीज इन हड़प्पा। ये लोग फूड स्टोरेज का भी सिस्टम जानते थे, मतलब कैसे अनाज को सुरक्षित रखा जाए लंबे समय तक। तो इनके पास ग्रेनरीज हुआ करती थी और 6 बड़ी बड़ी ग्रेनरी पाई गई। यहाँ देखिए अगले वाले पॉइंट को, अगले बुलेट पॉइंट को आप देखिएगा। द टेरिटरीज विच आर इंक्लूडेड इन एंशियंट मेसोपोटामिया आर प्रेजेंट डे ईस्टर्न सीरिया। मतलब यहाँ मेसोपोटामिया की जो कल्चर है उसकी बात की जा रही है। तो एंशियंट मेसोपोटामिया का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम देखें तो ईस्टर्न सीरिया आएगा, साउथ ईस्टर्न तुर्की आएगा, और काफ़ी बड़ा पोर्शन इराक का भी आएगा, उसे ये कवर करता है। मेसोपोटामिया की भी जो कल्चर या सिविलाइजेशन थी वो भी काफ़ी बड़ी और पुरानी थी। इन मेसोपोटामिया द अकेडियन लैंग्वेज, कुछ बाहरी सभ्यताओं की भी हम बात करते हैं साथ साथ, जो हड़प्पन कल्चर के या हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रोरी थे। तो मेसोपोटामिया में जो अकेडियन लैंग्वेज है, ध्यान दीजिएगा ये बाद में आती है, पुरानी नहीं थी। अकेडियन लैंग्वेज है रिप्लेस द सुमेरियन लैंग्वेज। सुमेरियन लैंग्वेज को इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, यानी हटा दिया, उसकी जगह ले ली। और द प्लेटफॉर्म डिस्कवर्ड इन कालीबंगा, इसमें फैक्ट है चूंकि तो आपस में रिलेट करेंगे, ये आवश्यक नहीं है। द प्लेटफॉर्म्स डिस्कवर्ड इन कालीबंगा आर मेड ऑफ मड ब्रिक्स। इसे मड ब्रिक्स से बनाया गया है, और इस प्रकार की कला भी इन्हें आती थी। ये सोचने वाली बात है कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट था। तो यहाँ से जो प्लेटफॉर्म मिला है वो बाकायदा ईंटें गढ़कर और उससे बनाया गया है। द 3 फेस डाइटी, पशुपतिनाथ जिसे हम कहते हैं, और उनके सिर पर 2 ऐसे सींग बने हुए हैं। तो हैज़ बीन डिस्कवर्ड ऑन सील फ्रॉम मोहनजोदड़ो, फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये पता होना चाहिए। कहाँ से कौन सी चीज़ मिली है ये पूछा जा सकता है। ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन दिस, अब देखिए जो सील बनी है ना उसमें एक तो पुरुष का चित्रण किया गया है, वो पशुपतिनाथ है ऐसा माना जाता है, मतलब भगवान शिव है ऐसा माना जाता है। उनके सिर पर 2 सींग ऐसे बनाए गए हैं, और उनके चारों ओर कुछ एनिमल्स हैं। वो एनिमल्स कौन कौन से हैं, तो उसमें एक एलिफेंट है, राइनासोरस है, चीता है, चीता ठीक है, और उसके अलावा बफेलो भी उसमें है। आर डिपिक्टेड अराउंड पशुपति, वो चारों ओर उनके ऐसे घूम रहे हैं, स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं।
करेक्ट जियोग्राफिकल सीक्वेंस ऑफ हड़प्पन साइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हड़प्पा मॉन्टगोमरी रीजन। अब इसमें देखिए नॉर्थ से साउथ में हम लोग इसको अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे नॉर्थ में अगर देखें तो हड़प्पा है जो कि मॉन्टगोमरी रीजन है पंजाब का, मतलब पंजाब प्रोविंस जो कि पाकिस्तान वाला पंजाब है, तो उसका। उसके बाद कालीबंगा राजस्थान वाला थोड़ा सा साउथ में आएगा। उससे भी ज़्यादा साउथ में आपका मोहनजोदड़ो है जो कि लरकाना डिस्ट्रिक्ट है सिंध प्रोविंस का, पाकिस्तान में चला गया है। और सबसे ज़्यादा साउथ में होगा लोथल जो कि पोर्ट सिटी था एक्चुअली गुजरात में। Gotham and Bodhayan in the later Vedic period had mentioned in the land revenue related detail that the annual interest rate was charged at a rate of 15%। यहाँ जो रेट है ना उसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए Wheeler was the first to give the theory that Aryans had entered India from the northwest and destroy the हड़प्पन culture। मतलब जो आर्य सभ्यता है वो भारत में प्रवेश करती है नॉर्थ वेस्ट से, और ये रास्ते में पड़ने वाले हड़प्पन कल्चर को तबाह कर देते हैं और वहाँ पर अपना कब्जा कर लेते हैं। जेम मेकिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू लोथल एंड चनहुदड़ो। मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए, बीड्स वगैरह लोग बनाते थे। और मेजर गुड्स जो इंपोर्टेड किए जाते थे, मतलब इंपोर्ट किए जाते थे हड़प्पन्स के द्वारा, उसमें मेटल्स हुआ करते थे और प्रीशियस स्टोन्स हुआ करते थे। तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो भी चलता था। एक्सकेवेशन जो मोहनजोदड़ो का हुआ है उसमें मतलब लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब, लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो सिंध प्रांत वाला है, वहाँ से मोहनजोदड़ो वाला जो कल्चर है या जो मोहनजोदड़ो वाला पार्ट है उसको खोदकर निकाला गया है। और ये है कहाँ पे, तो ऑन बैंक ऑफ रिवर इंडस, ये सिंधु नदी के तट पे। देयर वॉज ए डॉकयार्ड एट लोथल। द पीपल ऑफ इंडस वैली यूज टू प्ले डाइस। ये डाइस वाला खेल भी जानते थे, वो पासे का खेल होता था, जुआ हो या आवश्यक नहीं है, पासे से खेला जाता था। कैमल की बोन भी पाई गई है कालीबंगा से, तो इसका मतलब ऊंट की भी जानकारी इनको थी। एविडेंस ऑफ 7 फायर आल्टर्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम कालीबंगा। ये 7 आल्टर्स जो है इनका जो डिस्कवरी हुआ है वो कालीबंगा से हुआ है। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है। और स्पेसिफिक एविडेंस ऑफ इफिशिएंट एंड वेल प्लान्ड वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम बाय डैम्स एंड रिजर्वायर हैज बीन फाउंड फ्रॉम धौलावीरा। और ये यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया था कि कहाँ से ये वाटर मैनेजमेंट और जो रिजर्वायर मेकिंग वाला सिस्टम है प्राचीन समय का वो पाया गया, तो धौलावीरा इसका ऑप्शन था। और आईएम व्हीलर यानी मॉर्टिमर व्हीलर जिसे आप कहते हैं, तो वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेशन इन इंडिया। और इसी की वजह से उसका मतलब हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइनेशन होता है, ऐसा लोग कयास लगाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ लोथल एंड चनहुदड़ो वाज बीड प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, बीड प्रोडक्शन का था। फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया द इवोल्यूशन ऑफ सिटीज वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन इटसेल्फ। तो इसमें कुल मिलाकर बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वेल डेवलप्ड थी, वेल प्लान्ड थी, और इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन थे, लोगों का पेशा अलग था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता था, बाहरी जो कंटेम्प्रोरी कल्चर और सिविलाइजेशन थे उनसे भी हमारा कॉन्टैक्ट था, और बाहरी इन्वेशन या फिर क्लाइमेट चेंज जैसी कुछ चीज़ों की वजह से ये तबाह हुई। तो इसके बारे में हम और जानेंगे, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही, आज डे 1 के मॉड्यूल में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।